नमस्कार, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में अपना अगला लेक्चर, जिसका टॉपिक है जलवायु। जलवायु, जल और वायु, ठीक, पृथ्वी में जीवन का आधार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ये है ना, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा बच्चे रहे जहाँ से इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो और छोटा बहुत है, मतलब एकदम परफेक्ट नंबर यहाँ से बनते हैं। एक छोटा टॉपिक है और हर क्वेश्चन हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से हर पेपर में एक ना एक तो बनते ही। एक टॉपिक एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है, तो ज़्यादा मेहनत की नहीं है। सिर्फ दिमाग में आपको मैप सेट करना है, थोड़े से आंकड़े उसको सेट करना है। ठीक, चलिए चालू करते हैं अपना लेक्चर। जलवायु, क्योंकि जलवायु पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जलवायु को है क्या चीज़, जलवायु को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, पृथ्वी व वायुमंडल के बीच, ठीक, एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान का जो विनिमय होता है, ठीक, उसके कारण जो परिस्थिति जनरेट होती है वह होती है जलवायु, एक लंबी अवधि में। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अवधि कैसी होगी, लंबी होगी। लंबे समय में क्या होगा, ऊर्जा व द्रव्यमान का विनिमय होगा, ठीक, वायुमंडल व पृथ्वी के मध्य में। तो इस ऊर्जा और द्रव्यमान के विनिमय के कारण जिस परिस्थिति का निर्माण होता है वह आपकी कहलाती है जलवायु। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और देखते। लंबी अवधि बोल रहे हैं, ऊर्जा और द्रव्यमान। सपोज करते हैं हम वाटर साइकिल को लेते हैं। ठीक, पानी गर्म होता है, गर्मी के समय सूर्य पड़ रहा है, पानी को ऊर्जा मिली, ऊर्जा का विनिमय हुआ, वायुमंडल से ऊर्जा आई, पानी को गर्म की, पानी भाप के रूप में ऊपर गया। क्या हुआ, ये द्रव्यमान ऊपर जा रहा है। ठीक, द्रव्यमान कहाँ चला गया, वायुमंडल में गया। वहां पे क्या हुआ, वो संघनन हुआ, संघनित हुआ तो बादल बना। बादल बना तो जो उसके अंदर की जो हीट थी, जो ताप था, वह ऊर्जा के रूप में वहां बाहर निकला और वह संघनित होकर बादल बना। वो फिर पानी के रूप में नीचे गिरा। ठीक, ठंडा आया, ठंडा मौसम हुआ, पानी ठंडे में संघनित हुआ और फिर जैसे निम्न दाब का टेम्परेचर बना, तब निम्न दाब का क्षेत्र बना गर्मी में, फिर पानी गिरा गर्मी के जस्ट बाद। तो इस प्रकार देखिए तीनों मौसम आ गए इसमें, गर्मी भी आई, ठंडी भी आई और आपका वर्षा ऋतु भी आई। तो कैसा हो गया, अवधि लंबी हो गई, पूरे साल भर का हो गया। ठीक, और ऊर्जा और द्रव्यमान कैसे संचलित हो रहा वो भी हमने देखा। तो इस विनिमय के कारण इस प्रदेश का जो मौसम बनेगा, ठीक, साल भर, वो यहाँ की जलवायु कहलाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो अगर वर्षा के रूप में देखें तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि यहाँ मानसून से मेजर वर्षा होती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के यहाँ से गुजरती कर्क रेखा, ठीक, और इधर है आपकी भूमध्य रेखा। तो छत्तीसगढ़ जो आता है वो कर्क और भूमध्य रेखा क्या आता है, यह क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध का क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ का क्या हो गई जलवायु, उष्णकटिबंधीय बंधीय जलवायु। ठीक, इसलिए यहाँ पे मेजर टाइम आपका क्या रहता है, गर्मी रहता है। ठीक, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये आपका 23 सही 2 डिग्री। ठीक, तो छत्तीसगढ़ किसके किसके बीच में आ गया, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मध्य, इसलिए ये हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, फिर यहाँ का मौसम कैसा रहता है, बरसात रहती है। बरसात 200 सेंटीमीटर की, किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा 200 सेंटीमीटर तक की पानी गिर जाता है। ठीक, यहाँ का मौसम हो जाता है आर्द्र, तो उतना आर्द्र भी नहीं होता, शुष्क मौसम भी रहता है, आर्द्र भी रहता है। तो इसको बोलते हैं उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु।
ये सारे जो आपके क्षेत्र हैं किनारे किनारे के, ये उपाद्य क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो उपाद्य महाद्वीपीय, छत्तीसगढ़ महाद्वीपीय जलवायु प्रकार का है। ठीक, तो महाद्वीपीय जलवायु। तो इन 3 नामों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में निम्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद इस जलवायु को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं उसको देखते हैं। तो हम देख सकते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। देखिए कारक में क्या क्या है। पहले तो छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति, है ना। अक्षांशीय स्थिति छत्तीसगढ़ की, भाई उष्णकटिबंध में है इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके उच्चावच, हवाओं की दिशा, ठीक। उच्चावच कैसे, जो पहाड़ी एरिया है वो थोड़े ठंडे होते हैं, हमको पता है। जैसे जैसे हम हाइट में चढ़ते जाते हैं टेम्परेचर गिरता जाता है। 162 मीटर पे करीब 62% में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसलिए जब देखिए आप जितने भी हिल स्टेशन है वो आपको ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में दिखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर अपने आप डाउन होता जाएगा। ठीक, और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यहाँ वायु दाब कैसा है, ठीक, आर्द्रता कैसी है, एक अक्षांश हो गया, उच्चावच हो गया, आर्द्रता हो गई, है ना। और साथ में आपका चक्रवात, प्रति चक्रवात की दशा हो गई, चक्रवात और प्रति चक्रवात। ठीक, तो ये दो इतने सारे कम से कम इसके कारक हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं मतलब कभी वर्षा करेंगे, कभी गर्मी बढ़ाएंगे या कभी ठंडी बढ़ाएंगे। तो मतलब छत्तीसगढ़ के मौसम में कुछ ना कुछ ये अपने भागीदारी अदा करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 3 ऋतुएं होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक, ये 3 ऋतुएं होती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो करीब 16 फरवरी से 15 जून तक रहती है। इस डेट को याद रखिएगा, पूछता है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर तक, और यह 15 अक्टूबर से आपका 16 फरवरी तक 3 इसको भाग में बांट सकते हैं। ठीक, देखिए जो ग्रीष्म ऋतु आती है ना, अगर आपने मैप पढ़ा होगा, है ना, तो 21 मार्च को जो रहता है ना, सूरज रहता है भूमध्य सागर के ऊपर। ठीक, छत्तीसगढ़ भारत बोल रहा हूँ यार, पृथ्वी की जो पोजीशन है हमको पता है वो ऐसी, इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसी मतलब इस अक्षांश पे झुकी है। ठीक, यह सूरज है। तो देखिए अभी ये उत्तरी ध्रुव इसके तरफ है सूरज के पास। तो जब इस स्थिति में पृथ्वी रहती है तो उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु रहती है। उत्तरी ध्रुव बोल रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, जब ये पृथ्वी घूमते हुए इधर पहुंच जाती है तो देखिए आपका दक्षिणी गोलार्ध आपका सूरज के निकट हो जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में फिर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, शीत ऋतु आ जाता है, क्योंकि सूरज से दूर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी को जब ये ट्रांजिशन होता है पृथ्वी का ऐसे सूर्य के चारों तरफ, तो इसमें एक डेट आती 21 मार्च, जब पृथ्वी सूर्य से इस पोजीशन पे होगी। ठीक, या फिर पीछे तरफ होगी जैसे। ठीक, उसे बोलते हैं वसंत विषुव। क्या बोलते हैं? वसंत विषुव या विषुव। वसंत विषुव का टाइम रहता है 21 मार्च।
ठीक, मतलब 21 मार्च को हुआ तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसको यहाँ से होता है सूर्य का उत्तरायण। अब आधे लोग बोलेंगे कि यार जनवरी में हम लोग सुने हैं कि उत्तरायण तो जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए वह जनवरी में जब सूर्य आपका मकर रेखा से उत्तर की ओर आना शुरू करता है, मतलब समझिए 14 जनवरी के आसपास सूर्य होता है मकर रेखा पे, वहां से जब उत्तर आना शुरू करता है, इसलिए हम वो वाली मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि मकर रेखा पे सूर्य। अब वहां से वह मतलब वहां से सूर्य नहीं आएगा, पृथ्वी एक्चुअली ऐसे शिफ्ट होगी, ठीक, ऐसे नहीं, यहां से ऐसे शिफ्ट होगी, इस दिशा में आएगी, ठीक, गर्मी की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे वापस इधर तरफ आएगी, ठीक। तो सूर्य क्या जैसे जैसे ऐसे आता जाएगा, सूर्य क्या हमको लगेगा सूर्य क्या हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो 21 मार्च को सूर्य रहता है करीब हमारा भूमध्य रेखा पे। 21 मार्च को बसंत विषु बोलते हैं, विषु, ठीक। 21 मार्च से जैसे जैसे पृथ्वी इधर घूम के यहाँ पहुंच रही है, सूर्य के रिस्पेक्ट में पृथ्वी का जो पोजीशन है वह सूर्य ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा इधर, मतलब पृथ्वी के जैसे जैसे इधर आएगी, सूर्य अभी यहाँ पे, मतलब ये कर्क रेखा की पोजीशन है, सूर्य एग्जैक्ट कर्क रेखा के ऊपर होगा इस टाइम पे, ठीक। तो यहाँ से आने के लिए ये पूरा यहाँ से पृथ्वी ऐसे घूमते हुए इसके तरफ आएगी, तो धीरे धीरे सूर्य इस रिस्पेक्ट पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ऊपर की पोजीशन पे आता दिखेगा, और जब ऊपर की पोजीशन पे आता है तो ये करीब रहता है जून का टाइम, ठीक, 20-21 जून के आसपास, ठीक। जून को यहाँ पहुंचता है सूर्य कर्क रेखा के आपके ऊपर, फिर पृथ्वी आगे जाएगी तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर लगभग वो 20-21 सितंबर के आसपास, हाँ 21 से 23 सितंबर के आसपास वापस पहुंच जाता है आपका भूमध्य रेखा। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर आपके मकर रेखा के आसपास पहुंच जाता है, ठीक। फिर मकर रेखा पहुंचेगा, तो इसीलिए दिसंबर में जब उत्तर से नीचे पहुंच गया तो हमारे इधर ठंड पड़ने लगती है। जब यहाँ ठंड पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो ध्यान रखना है, जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चलेगी, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या चलेगा, आपकी शीत ऋतु चलेगी, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर का समय रहता है वो रहता है मई का महीना सबसे ज्यादा तपता है, ठीक, सर्वाधिक तापमान रहता है, ठीक। अब ये क्यों रहता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा भारत का नक्शा देखना पड़ेगा। चलिए छोटा सा बना लेते हैं बिना छत्तीसगढ़ को डिस्टर्ब किए हुए। देखिए भारत में ये है हिमालय, ठीक। भारत में यहाँ पे बहती है जेट स्ट्रीम, इसका एक पार्ट हिमालय के उत्तर से जाता है, एक पार्ट हिमालय के दक्षिण से जाता है, ठीक। जब तक ये जेट स्ट्रीम रहती है यहाँ पे उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है, ठीक। क्या बना रहता है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ चढ़ता है, यह जो है आप पे ये वाली जो जेट स्ट्रीम है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर खसकते जाती है, ठीक। और जब तक ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे रहेगी उच्च वायु दाब का क्षेत्र रहेगा, मतलब जो नीचे की जो हवा है, जो गर्म हवा है वो ऊपर नहीं जा पाएगी, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र जेट स्ट्रीम के कारण, जेट स्ट्रीम बहुत तेज से चलने वाली हवाएं जो काफी प्रेशर जनरेट करती हैं, तो नीचे जब उच्च वायु दाब है तो यह कहीं नीचे जो गर्म हो रहा है, क्योंकि जून का टाइम है, गर्मी है, सूरज है, तो गर्म हो रही हवा, गर्म हवा ऊपर जाने की कोशिश तो करती है, पर यह उच्च वायु दाब होता है, इस उच्च वायु दाब के कारण वो हवा ऊपर नहीं जा पाती, वो ब्लॉक हो जाती है वहीं पे, ठीक। इस कारण मई का सीजन ना पूरे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, सर्वाधिक गर्मी मई के सीजन में इसलिए पड़ती है, जबकि सूर्य अभी यहाँ नहीं पहुंचा, सूर्य जून में पहुंचेगा कर्क रेखा पे, लेकिन मई में गर्मी हो जाती है क्योंकि यहाँ उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र अभी हटा नहीं है। जब उच्च वायु दाब का क्षेत्र हटता है तो ये जो यहाँ की जो गर्म हवा है वो रिलीज होगी, ऊपर निकलेगी और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, इसीलिए जून में ही मानसून आता है, मई में मानसून नहीं आता, क्योंकि मई में ये अभी शिफ्ट नहीं हो पाती है रेखा यहाँ पे, यह शिफ्ट जून में होगी जब तक सूर्य यहाँ पहुँचेगा, तो जून के बाद ही फिर जैसे ये रेखा यहाँ से वापस हिमालय के उत्तर में चली जाएगी
ये पूरा क्षेत्र कन्वर्ट हो जाएगा निम्न वायुदाब में। निम्न वायुदाब में कन्वर्ट होगा तो यहाँ की जो एयर है वह ऊपर उठेगी तो ये बनेगा निम्न वायुदाब। फिर हमारी जो मानसूनी हवा है वो यहाँ से खींचेगा मानसूनी हवाओं को अपने तरफ। ठीक, समझ में आया? तो मई में ही सर्वाधिक तापमान क्यों होता है, ये है इसका रीजन कि मई में ही सर्वाधिक तापमान क्यों होता है। ठीक है ना? चलिए, इतना आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर मैं आपको समझा दूंगा, बस आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपको ये चीज समझानी है। ठीक, देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो छत्तीसगढ़ में निम्न वायुदाब की रेखा जाती है उसका जो भार होता है लगभग 996 मिलीबार होता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि मिलीबार से आपको नापा जाता है इस दाब को। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्षा देखें तो लगभग 22 दिन होती है। ठीक, 8 से 10 मिलीमीटर। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में औसत वर्षा का जो दिवस निकाला गया छत्तीसगढ़ में लगभग 22 दिन आता है और 8 से 10 की यह वर्षा होती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम वर्षा ऋतु को बहुत डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट है यही, और मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा आखिर क्यों मिटाया। चलिए फिर से बनाते हैं। दिख रहा है छत्तीसगढ़ टाइप, ये थोड़ा मोटा हो गया और चलेगा, है ना? चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा होती है वह लगभग होती है 125 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। और अगर इसको में देखा जाए तो 1300 से 1325 तक के बीच होती है। ठीक, औसत छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु में साल भर की 90% वर्षा हो जाती है। बाकी जो 10% वर्षा है वो बाकी के 8 माह में होती है। ठीक, इसमें से कुछ आपकी ग्रीष्म ऋतु में होगी, कुछ आपकी जब पश्चिमी विक्षोभ आता है उस समय होती है। पश्चिमी विक्षोभ को हम बाद में देखेंगे जब हम भारत की जलवायु को देखेंगे तो। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती कैसे कैसे, इसके लिए भी हमको फिर से भारत का नक्शा भी लगेगा। यहाँ बना लेते हैं छोटा सा। चलेगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना? चलिए देखिए, जो मानसूनी हवा रहती है वो आती है भारत में, यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक, वो यहीं से क्यों प्रवेश करती है वो जब हम छत्तीस भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ से प्रवेश करती है, यह है आपका पूरा पश्चिमी घाट। ठीक, जैसे ही इस घाट से ये टकराती है तो इसकी एक शाखा यहाँ से बंगाल की खाड़ी तक मुड़ जाती है। ठीक, और बाकी हमारे इसमें टकरा के ऐसे किनारे किनारे चलना शुरू करती है। यहाँ पे है आपका सतपुड़ा पर्वत, ये मैकल श्रेणी, और ये है आपका विंध्य पर्वत। ये जो हवाएं यहाँ से इस तरफ टर्न हुई हैं ये ऐसे जाती है, उसमें कुछ हवाएं यहाँ घुस जाती हैं और बाकी हवा इधर आपका ये राजस्थान का पड़ता है पर्वत, और इसके समानांतर ऐसे सीधे जम्मू कश्मीर तक चल देती है। ठीक, अरावली पर्वत है ना, ये अरावली पर्वत इसके समानांतर निकल जाती है सीधे। और जैसे ही ये हवा यहाँ पहुँचती है इसकी एक शाखा यहाँ घुस जाती है नॉर्थ ईस्ट में, और आपका गाड़ी खासो जयंतिया में जाकर सर्वाधिक वर्षा करती है। और यहाँ पे जो निम्न दाब है खींचता है तो बंगाल की खाड़ी से एक शाखा ऐसे इंटर होती है। ठीक, ऐसे इंटर होती है।
चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे होती है। पहला आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, ये जो मानसूनी पवन है ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है। अगला, छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है अगर दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं दिया है और ऐसा दिया है, पूछा है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। इसके आगे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से या फिर आपकी अरब सागर की शाखा से। ये वाली अरब सागर की शाखा कहलाती है जो सतपुड़ा और बिंदु के मध्य जाती है। तो अरब सागर शाखा से, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अरब सागर से जो शाखा आ रही है ये भी छत्तीसगढ़ में वर्षा करती है। ठीक, लगभग 8 से 10% के आसपास, क्योंकि यहाँ घुसेगी मैकल, ध्यान देना, मैकल से नहीं, मैकल से टकराएगी, मैकल को क्रॉस करेगी। इसीलिए मैकल के, देखिए, जब हवा पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, ये पहाड़ है, जब हवा ऐसे आएगी टकरा के ऊपर चढ़ेगी, जो बादल है क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मैंने अभी बताया था टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होता जाएगा तो पानी क्या है, संघनित होता जाएगा और फिर गिरने लगेगा। इसीलिए ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ हवा सीधे जाके टकरा रही है और ऊपर चढ़ रही है वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही यह हवा इधर तरफ आएगी तो ये क्या, पहाड़ से उतरेगी, पहाड़ से उतरेगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पानी बना वापस वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो दूसरे तरफ है यहाँ पे यह वर्षा नहीं करेगी। इसलिए हमेशा पहाड़ के दूसरे तरफ क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक, ये देखिए ये इलाका, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ हवा जाती है ऊपर चढ़ता है। तमिलनाडु में वर्षा ही नहीं होती है वर्षा ऋतु में, क्योंकि यहाँ से जो हवा ऊपर चढ़ेगी वो तमिलनाडु में उतरेगी तो वहाँ पे वो वर्षा करेगी ही नहीं। ठीक, ये पूरे पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर भयंकर पानी गिरता है। पूर्वी क्षेत्र में पानी कम होता है, दक्कन का पठार पूरा सूखा एरिया। क्यों, क्योंकि ये पूरी वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। पहाड़ है, हवा इधर से आ रही है, पहाड़ को चढ़ेगी, और क्योंकि समुद्र से आ रही है इसलिए अपने साथ आर्द्रता रखी रहेगी। जैसे ही पहाड़ को चढ़ेगी ठंडी होगी, पूरा पानी गिरा देगी, पहाड़ के उधर उतरेगी, फिर गर्म होने लगेगी, नीचे उतरेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगी, तो फिर क्या, पानी को सोखेगी गिराना छोड़ के, है ना, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा। तो ये पूरा आपका पहुंच जाता है, सूखा क्षेत्र हो जाता है, फिर से क्या, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक, कोई डाउट इसमें? इसीलिए मैकल श्रेणी का जो बगल वाला क्षेत्र हमारा कवर्धा बेमेतरा का हिस्सा, वो किसमें आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में। इसी कारण आता है क्योंकि जो अरब शाखा से आ रही है, ठीक, अरब खाड़ी की जो शाखा है, इसे अरब खाड़ी की शाखा बोलते हैं। अरब है ना, खाड़ी की जो शाखा है उससे जो आ रहा है वो आपका नहीं गिराता पानी, पर्वत के पीछे तो गिराएगा, उसके आगे ना बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जीरो कर देता है, पर बहुत कम कर देता है। अरब खाड़ी की शाखा बोलते हैं, ठीक ना, बहुत कम कर देता है। तो अब आप समझ गए, जो छत्तीसगढ़ का ये वाला इलाका है मैकल श्रेणी के इधर, यह है आपका वृष्टि छाया प्रदेश। इधर से आती है आपकी अरब सागर की जो शाखा, खाड़ी शाखा, अरब खाड़ी की शाखा, विंध्य जो है आपके सतपुड़ा के मध्य जो घाटी है उसके माध्यम से। इधर से आती है आपकी छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से शाखा। एक नया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जो हवाएं वर्षा करती हैं उसकी दिशा होती है, क्या दिशा है बताइए? दिशा होगी आपकी कैसी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक, दक्षिण पूर्व से जो हवा आ रही है वह छत्तीसगढ़ में वर्षा कर रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत भी नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होगी बंगाल से आने वाली दक्षिण पूर्व हवाओं की शाखा से, बंगाल की शाखा की दक्षिण पूर्वी हवाओं से। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ से दिशा आ रही है इसकी आप दिशा देख रहे हैं, कैसी दिशा है, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा है। तो ये दोनों दिशाओं को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं भी घुमाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह हो गया आपको बेसिक
है ना। अब इसमें देख लेते हैं हम आंकड़े कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ में ये शाखा सबसे ज़्यादा वर्षा कर रही है। इधर है पूरा आपका रायगढ़ बेसिन, जसपुर का पहाड़ी क्षेत्र, और यहाँ पे है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। यह जो 3 क्षेत्र हैं ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये पता है, ये शाखा यही से ये पूरी शाखा ऐसे आ रही है ना, यहाँ भी आ रही है। ये अबूझमाड़ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी में टकराएगी मतलब पानी गिराएगी, जैसे ही पहाड़ी चढ़ी हवा पानी को वह गिराएगी ही गिराएगी। इसलिए यहाँ पे इन तीनों जगह कहाँ कहाँ सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, देखिए सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र आपका हो गए अबूझमाड़, ठीक, आपका रायगढ़ बेसिन और जसपुर। यहाँ पे लगभग होता है 1600 mm, ठीक, 1600 मिलीमीटर तक की वर्षा हो जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा हमने देखा था 1325 से 125 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अब जैसे हवाएं यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगी तो इसका पानी गिरते जा रहा है, यहाँ पे आर्द्रता वापस लेने के लिए कोई जल स्रोत नहीं है। तो जैसे जैसे हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगी वर्षा के दिनों की संख्या कम होते जाती है। ठीक, मतलब कि दुर्ग और रायपुर में वर्षा के दिन लगभग 70 बजते हैं, जबकि यहाँ पे 80 करीब दिन वर्षा होती है। ठीक, 65-70 दिन हो जाते हैं दुर्ग रायपुर आते आते, जबकि इस वाले एरिया में ना करीब 80 दिन तक वर्षा होती है। ठीक, इधर वाले दिन में करीब कितने दिन तक वर्षा हो रही है, 80 दिन तक। यहाँ पे आ जाएगी तो 65 से 70 दिन तक वर्षा कम हो जाती है, मतलब इतने दिन वर्षा कम होगी। ठीक, साथ में इसका कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको, आंकड़े याद रखिएगा। चलिए देखिए, जो ईब, हसदेव और मांड का ये जो एरिया है, यहाँ पे वर्षा होती है लगभग 1250 से 1350 mm। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे कम वर्षा होती है तो वह होती है एक तो ये वृष्टि छाया प्रदेश और ये पूर्वी बघेलखंड का पठार 1050 से 1150 mm तक। यहाँ पे होती है जो वृष्टि छाया प्रदेश से करीब 1000 mm तक वर्षा होती है। ठीक, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होती, पर 1000 mm तक वर्षा हो जाती है वृष्टि छाया प्रदेश में। पूर्वी बघेलखंड के पठार में 1050 से 1150 mm वर्षा होती है। ठीक, इन तीनों एरिया को बता दिया, 1500, 1600, 1700 mm तक चली जाती है वर्षा यहाँ तीन एरिया में। इसलिए इधर पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो गोलापल्ली पठार है, सुकमा का एरिया, यहाँ 1300 से 1400 mm तक वर्षा होती है। ठीक, कितनी, 1300 से 1400 mm वर्षा होती है। ठीक, रायपुर में मैंने बताया आपको मैक्सिमम है ये 65 से 70 दिन, है ना। इसका मिनिमम पॉइंट है 49 दिन से, 49 दिन से 65 दिन या 70 दिन तक आप ले सकते हैं। इतने दिन वर्षा होती है आपके रायपुर दुर्ग के क्षेत्र में। जो यहाँ पे कितने दिन हो रही है, 80, 89 या 90 दिन तक हो जाती है। यहाँ पे 89 डेज तक हो रही है, वो यहाँ पे आके 49 से 65-70 डेज में सिकुड़ जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए जो पूरे भारत में वर्षा होती है ना, तो यहाँ पे चक्रवात जनरेट होते हैं इस समय। तो छत्तीसगढ़ में भी एक और पॉइंट का आंसर याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी से तो होती है। अगर ये पूछे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, उसमें ये ऑप्शन दिया है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों से, तो वो भी आंसर सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक याद रखना होगा, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। देखिए सारे आंसर साथ में नहीं देगा, जितने आंसर मैं बताया ना, हर को वह अलग ही देगा। अगर ये देगा तो वो नहीं देगा, वो देगा तो ये नहीं देगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके वर्षा ऋतु। आपको सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, अगर इन तीनों इलाकों में भी पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपको ध्यान रखना है अबूझमाड़ में। ठीक, सबसे इन तीनों में अगर हमको बोला जाए कि इन तीनों में भी हम करें, तो पहले नंबर पे आप लगाइए अबूझमाड़, दूसरे नंबर पे रखिए जसपुर को, और तीसरे नंबर पे रायगढ़ बेसिन को। ठीक, रायगढ़ बेसिन देखिए ये क्षेत्र है, यहाँ क्यों होती है, देखिए चवड़ ढाल पहाड़ी हम लोग पढ़े, इधर पे लुढ़ेक की पहाड़ी पढ़े। ये जसपुर पूरा पाट प्रदेश है, हवा आएगी यहाँ टकराएगी, ऊपर चढ़ेगी और खूब पानी गिराएगी। ठीक, जैसे ही नीचे उतरेगी पानी कम गिराएगी, और फिर पानी गिर चुका है तो पानी उसमें आर्द्रता भी कम हो गई, तो इधर पे क्या है कि वर्षा का मात्रा कम हो गया, 1250 mm हो गया, यहाँ पहुँचते पहुँचते 1050 mm हो गया। ठीक, वर्षा के दिन भी कम होते जाएंगे। तो
यह है आपका मुख्य रूप से वर्षा ऋतु, और इससे ज़्यादा बाहर वर्षा के क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। ठीक, अभी तक तो नहीं गया है ना, और आगे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक, चलिए देखो बेटा, ये जो हवा की दिशा बताया हुआ ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना। एक आध दिशाएं मिल जाएंगी कि दक्षिण पश्चिम से आता है, आप जहाँ पढ़ोगे आपको दिखाएगा छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम से वर्षा होती है। सही बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बोला जाता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही बोला जाता है। पर अगर वह पूछ सकता है कि हवाओं को विखंडित करके कि बंगाल से खाड़ी से आने वाली हवा की दिशा दक्षिण पूर्व दिशाओं से, दक्षिण पूर्व मानसून से, अगर दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं से, दक्षिण पूर्वी हवाओं से छत्तीसगढ़ में वर्षा हो रही है तो अभी गलत नहीं है, कि वो भी सही है। तो ये भी पूछ सकता है कि मैकल श्रेणी में जो वर्षा हो रही है वो पश्चिम पूर्वी हवाओं से हो रही है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपकी जो अरब सागर की जो शाखा है खाड़ी की वो आती है, तो उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा दो शाखाओं से होती है, एक अरब की खाड़ी से, एक बंगाल की खाड़ी से। तो सर्वाधिक किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। उसमें भी चक्रवातों का विशेष महत्व रहता है। ठीक, चलिए अब शीत ऋतु देखते हैं। ठीक, देखिए पानी गिरा, पृथ्वी की पोजीशन चेंज हो गई है। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ एरिया है वो सूर्य से दूर हो गया है ठंडा। नीचे है आर्द्रता, आर्द्रता ठंडी होकर नीचे हो गई। अब क्या हो गई? ठंडा होने से क्या है, आपके एक तो जो मैंने बताई थी, जो जेट स्ट्रीम जो उत्तर चली गई थी वह वापस दक्षिण में आ जाएगी, मतलब गंगा के मैदानों से बहने लगेगी, तो एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और ठंडे होने से आपको पता है क्या होता है? संघनन बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ता है, और क्या है, वायुदाब फिर बढ़ जाएगा। वायुदाब बढ़ेगा तो जो गर्मी में 996 मिलीबार था वह इस समय छत्तीसगढ़ के मध्य में लगभग 1014 मिलीबार हो जाता है। ठीक, औसत पूरे छत्तीसगढ़ का निकाले, औसत 1014 मिलीबार हो जाता है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना, एक आंकड़ा। चलिए हाँ, दो ठो और इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रदेश में कितने हैं? 4 ताप कटिबंध बनाए गए हैं, है ना। और इसी के जैसे 4 भागों में वर्षा का वितरण भी दर्शाया गया है। दोनों अपने आप में क्वेश्चन है। क्या क्या है? प्रदेश में अगर पूछा जाए कितने ताप कटिबंध में प्रदेश को बांटा गया है, तो 4 में। कौन कौन से हैं? एक पहला है आपका उच्च ताप कटिबंध, दूसरा है मध्यम ताप, तीसरा है निम्न ताप, और चौथा है आपका निम्नतम ताप कटिबंध। ठीक, उच्च ताप कटिबंध में आता है जहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से औसत से ज़्यादा हो, मध्यम में 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहा हो, निम्न में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहा हो, और आपका निम्नतम में 23 डिग्री सेल्सियस से कम का औसत रहा हो। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का औसत रहा हो वह क्षेत्र उच्च ताप में आ जाएंगे, जैसे जांजगीर चांपा हो गया, पूर्वी बुंदेलखंड का हिस्सा हो गया, जांजगीर चांपा, ये वाला एरिया जो मध्य का हो गया, बलौदा बाजार, ये वाला क्षेत्र हो गया, है ना। आपको पता है चांपा जो है छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान रहता है। पिछली बार तो हालांकि मुंगेली था, क्योंकि वहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस तक ताप चला गया था, लेकिन चांपा जो औसत रूप से चांपा सर्वाधिक गर्म क्षेत्र रहता है। ठीक, तो औसत तापमान 27 डिग्री। मध्यम ताप के क्षेत्र में जो आपको महानदी बेसिन के क्षेत्र आते हैं वो आते हैं। निम्न ताप में आपके बस्तर के इलाके आते हैं और मैन पाट के, और जो निम्नतम ताप में है उसमें आता है आपका मैन पाट का स्थल। आपको पता है मैन पाट में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो आप इसको डिस्क्राइब कर लोगे, क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। उच्च ताप में रहेगा तो आपको चांपा, जांजगीर चांपा के आसपास, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बलौदा बाजार, इससे नहीं रहना, पूर्वी बुंदेलखंड चले जाना। मध्यम ताप में पूर्वी बुंदेलखंड का जो आपका थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा हो गया। ठीक,
आपके जो लगे हुए प्रदेश है, जैसे मैकल से राजनांदगांव, इधर कांकेर, ये सारे वाले एरिया आपके हो गए है ना, ये आपके मध्यम में आ जाएंगे। निम्न ताप में आपका जो बस्तर से लगा हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक, घाटी एरिया आ जाएंगे। और निम्नतम ताप में आपका जसपुर क्षेत्र आ जाता है, ठीक, जसपुर में जो आपका पाट प्रदेश है, माइन पाट एरिया, ठीक। वर्षा के भी 4 पार्ट भागों में वितरण किया गया है। एक है आपका अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र, पहला, दूसरा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तीसरा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, और चौथा है आपका निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र 1500 mm से जहाँ ज़्यादा वर्षा हो, 1400 से 1500 आते हैं आपके अधिक में, 1300 से 1400 जो mm है ये आता है आपका मध्यम में, और 1300 से भी जो कम है वो जाता है निम्न में। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे देखिए। अधिकतम वर्षा क्षेत्र आ जाएगा अबू जमाल रायगढ़ का क्षेत्र और आपका जसपुर का क्षेत्र। अधिक में आ जाएगा इससे लगे हुए से, जैसे बस्तर कोंडागांव वाला एरिया हो गया है ना, जसपुर का आपका पश्चिमी हिस्सा हो गया, ठीक, रायगढ़ का पश्चिमी हिस्सा, वो आ जाएंगे अधिक में। मध्यम में आपका जांजगीर चांपा ये वाला बेसिन आ जाता है, और निम्न में आपका पूर्वी बघेलखंड का आ जाता है, और आपका आ जाता है जो वेस्टी छाया प्रदेश है। तो ये 4 विभाजन को भी याद रखना। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि कितने भागों में बांटा गया है, 4 मात्रा में। दूसरा ये पूछ सकता है कि उच्च ताप में कितने डिग्री सेल्सियस को रखा गया है, तो ग्रेटर देन 27 डिग्री, मध्यम में 25 से 27 डिग्री, निम्न में 23 से 25 डिग्री, अति निम्न में 23 डिग्री से कम। अधिकतम 1500 mm से ज़्यादा, अधिक में 1400 से 1500 mm के बीच, 1300 से 1400 mm के बीच मध्यम में, और निम्न में 1300 mm से कम, ठीक। तो छत्तीसगढ़ जलवायु में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन जलवायु से नहीं जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी था। जैसे आपको बताया जा चुका है कि हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। हमारे साथ जो रेगुलर लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष ऑफर है कि हम हॉस्टल वार्डन का बैच दे रहे हैं, है ना, जिसकी ओरिजिनल कीमत है 5000 में, इसको हम दे रहे हैं 2000 में, ठीक। चालू होगा 25 जून से। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वह ऐप डाउनलोड कर ले। और CGPSC प्री का, और ये कोर्स ऑनलाइन रहेंगे ना, ये सारे कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठना है, आराम से पढ़ना है। CGPSC प्री 2023 के लिए जुनून बैच चालू किया जा रहा है, जुनून 23 नाम से, ठीक। और यह इसकी फीस रखी गई है 5000, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। ओरिजिनल फीस है इसकी 10,000। ये अभी सीमित समय तक, सीमित डिस्काउंट में ही, सीमित समय तक ही यह डिस्काउंट ऑफर वैलिड है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र आप हमारा ऐप ज्वाइन कीजिए, और जैसे ही ये कोर्स उसमें लॉन्च होते हैं आप उस कोर्स को लीजिए, है ना। देखिए बहुत अच्छे कोर्स है बेटा, इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि, और पूरी तरह से गाइडलाइन दिया जाएगा कि कैसे क्रैक किया जाता है पेपर को, हर बार प्री के पेपर कैसे क्रैक करना है, ठीक। इसमें मैं अपने खुद के अनुभव से शेयर करूंगा कि मैंने कैसे इतनी बार, हर बार जितनी बार प्री दिया उतनी बार कैसे प्री को क्रैक किया, ठीक। तो मेरा अनुभव रहेगा, साथ में और भी अनुभवी टीचर रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक। देखिए मार्केट में बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ा जाता एग्जाम पास होने के लिए। एग्जाम पास होने के लिए पढ़ा सेलेक्टेड जाता है, ठीक। तो आप जैसे हमारे संपर्क में आओगे आपको इस चीज़ों की जानकारी मिलेगी। चलिए ठीक है, आज के सेशन के समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।